सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मैं इसमें बहुत सारी चीज जो है थोड़ा बहुत मैं क्लियर भी करूंगी, तो आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो तो नोट कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सेशन आपका आप सभी के लिए लाने का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, क्योंकि ये जितना भी टॉप 50 क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो चलिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि तमिलनाडु में जो है ये कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, या ऑप्शन बी थाई पूसम महोत्सव, या ऑप्शन सी बिहू महोत्सव, या ऑप्शन डी खुजराहो नृत्य महोत्सव। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा थाई पूसम महोत्सव जो है ये आपका जो है कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो यह देखिएगा ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर यहीं पे हम सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, जो जैसलमेर है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है, तो यहाँ से आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है आपके किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके राजस्थान का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम बात करते हैं बिहू, बिहू जो है ये आपके किस राज्य का महोत्सव है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है असम राज्य का महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका जो है कौन से राज्य का कौन सा महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपका जो थाई पूसम महोत्सव है ये आपके तमिलनाडु का है, तो यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कौन से भगवान को समर्पित है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम भगवान की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान मुरुगन को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से भगवान को समर्पित है थाई पूसम महोत्सव गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है भगवान मुरुगन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है भगवान मुरुगन को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है भगवान मुरुगन को समर्पित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ये महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है मनाया जाता है जनवरी और फरवरी में महीने में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा जनवरी और फरवरी के महीने में जो है आपको ध्यान रखना है। जनवरी और फरवरी के महीने में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको मुरुगन यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसको सही से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है ये किसको समर्पित है गाइस, तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है जो भगवान मुरुगन है उसको समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग, अग, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो आपको बताना है कि कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी जब भी बात है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। ये जो है उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा मिलता है। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम कहते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, ठीक है। यानी कि जो वाद्य यंत्र है वो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है रबाब, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, या ऑप्शन डी वीणा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है, जो कि अगर हम पहला बात करें, पहला जो है आपको कौन सा याद रखना है, पहला जो आपको याद रखना है वो है वीणा, ठीक है, एक वीणा। और दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका मृदगम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा है, दो वाद्य यंत्र जो है ये आपको ध्यान रख
ये हिंदू शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है गाइस, याद रखिएगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है किससे जुड़ा हुआ है, हिंदू शास्त्रीय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कोई किससे जुड़ा हुआ है, जो वीणा और मृदंगम जो है ये आपको ध्यान रखना है, हिंदू शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदू शास्त्रीय से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे अगर हम बात करें, जो आपका रिबाब रबाब हो गया, सितार हो गया, तबला हो गया, ये सब इंडो इस्लामिक से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि इंडो इस्लामिक से जुड़ा हुआ कौन कौन सा और सा वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, आपका जो है सरोद हो गया, ये भी आपके जो है इंडो इस्लामिक से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, सरोद हो गया। इसके अलावा आपको ऑप्शन में तबला दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तबला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका रबाब हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका रबाब हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहनाई हो गया। ये सब इंडो इस्लामिक से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शहनाई हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संतूर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संतूर हो गया। ये सब जो है आपके किससे जुड़ा हुआ है, इंडो इस्लामिक से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि अमीबा निम्नलिखित में से किस जगह से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए एनीमोमीटर से, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा से, या ऑप्शन सी मोनेरा से, या ऑप्शन डी फंगी से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमीबा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटिस्टा से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो अमीबा का आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि ये जो है ना, ये जो है प्रोटिस्टा जगह से संबंधित है, लेकिन आपको याद रखना ये जो है एक कोशिकीय है, ठीक है। अमीबा जो है ये क्या आएगा, इससे याद रखिएगा। अमीबा जो है ये क्या आएगा, इससे याद रखिएगा। अमीबा जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा एक कोशिकीय या कौन सा बहुकोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमीबा जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसे जो है सही से लिख लीजिएगा। ये जो है अमीबा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके एक कोश के जीव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमीबा जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक कोश के जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कि ये जो है आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है पहला याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव है, और दूसरा याद रखिएगा कि ये जो अमीबा जो है ये ज्यादातर जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है जल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है गाइस, याद रखिएगा ये जल में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, या ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका जो है याद रखिएगा संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि बिहार में ईंट भट्टों से प्रमुख रूप से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहार में आपसे पूछा है कि ईंट भट्टों से जो है एक जो है प्रदूषक उत्सर्जित होता है, वो कौन सा प्रदूषक है। तो ओजोन है, या ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड है, या ऑप्शन सी अमोनिया है, या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि किस पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो किस पर जो है लोकेटेड आइकन से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि रिसाइकिल बिन करते हैं। तो डेस्कटॉप पर, या ऑप्शन बी हाई ड्राइव पर, या ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पे, या ऑप्शन डी शॉर्टकट मेन्यू पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेस्कटॉप पे ही आपका रिसाइकिल बिन होता है, तो वहां से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि बंगाली नववर्ष को किसके रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि बंगाली का जो नववर्ष होता है ये कौन से रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिहू, या ऑप्शन बी मकर संक्रांति, या ऑप्शन सी पोइला बैसाख, या ऑप्शन डी डोल पूर्णिमा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोइला बैसाख जो है करेक्ट आंसर।
पोइला बैसाख जो है ये आपको ध्यान रखना है कि बंगाली नववर्ष का जो है ये आपको ध्यान रखना है। पोइला बैसाख की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा। पोइला बैसाख जो है ये आपको ध्यान रखना है बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोइला बैसाख जो होता है बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट कि ये जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हर साल जो है ये आपको ध्यान रखना है 14 या 15 अप्रैल को जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है, 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बंगाली नववर्ष जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 14 या 15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, हर साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है। तो आपको बताना है मोनेरा जगत से कौन सा जीव संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी रोटी का फफूंद, या ऑप्शन डी जीवाणु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो जीवाणु जो है ये मोनेरा जगत से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाणु कौन से जगत से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवाणु जो है ये मोनेरा जगह से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो को, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी रांची। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नागपुर, ठीक है। और नागपुर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नागपुर जो है ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर का जो है ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नागपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चार मूलभूत तत्वों में डैश को शामिल है। तो यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार मूलभूत तत्व आवश्यक है, तो उस चार मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि रसायन, कार्बोहाइड्रेट, पानी और क्लोरोफिल है, या ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है, या ऑप्शन डी परजीवी, भोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चार मूलभूत तत्वों को जो शामिल किया गया है उनमें से वो चार के नाम है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद को कौन तय करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको कौन ये जो है तय करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी राज्यसभा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद हैं उसको कौन ये तय करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका निपटारा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑल्टीमीटर से, ऑप्शन सी लक्स मीटर से, ऑप्शन सी एनीमोमीटर से, या ऑप्शन डी फेदोमीटर से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है लक्स मीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है याद रखिएगा लक्स मीटर से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं ऑल्टीमीटर की अगर हम
हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है अधिक ऊंचाई जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि अधिक ऊंचाई मापी जाती है। अधिक ऊंचाई की अगर हम बात करें गाइस तो यह देखिएगा अधिक ऊंचाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है गाइस, तो यह देखिएगा अधिक ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से अधिक ऊंचाई मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो यह देखिएगा एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो यह देखिएगा एनीमोमीटर से जो है ये आपको ध्यान रखना है हवा की शक्ति और गति जो है ये आपको ध्यान रखना है मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हवा की गति और जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो यह देखिएगा हवा की गति और शक्ति को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किससे मापा जाता है गाइस, यह देखिएगा ये मापा जाता है एनीमोमीटर से। हवा की गति और शक्ति को मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मापा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा अगला पॉइंट याद रखिएगा फेदोमीटर। फेदोमीटर से अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा जो जो समुद्र की गहराई जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई की अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है समुद्र की गहराई जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई जो है ये फेदोमीटर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मापी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ओजोनीकरण, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस या ऑप्शन डी विद्युत विघटन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, यानी कि चंद्रमा की सतह पे जो है ये दो व्यक्ति जो है एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वे चंद्रमा पर विशेष स्पेस सूट पहने होते हैं, या ऑप्शन बी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से चलती है, या ऑप्शन सी चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, या ऑप्शन डी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए जो है ये दोनों व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या ऑप्शन बी पाकिस्तान के खिलाफ, या ऑप्शन सी इंग्लैंड के खिलाफ, या ऑप्शन डी बांग्लादेश के खिलाफ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने जो है अपना 100वां शतक जो है वो किस टीम के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अगर अगर हम बात करें कि 100वां शतक जो है ये अपना जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है ये कब किया पूरा किया था, 2012 में, ठीक है। ये भी डेट आप याद रखिएगा 2012 में। और यहाँ पे जो है ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेडियम था, तो यहाँ पे जो है आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा स्टेडियम के बारे में, जो कि आपको ये स्टेडियम का नाम याद रखना है। तो अगर हमें स्टेडियम के नाम की अगर हम बात करें तो स्टेडियम का नाम शेर ए बांग्ला स्टेडियम जो है इसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी स्टेडियम का नाम भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्टेडियम था गाइस, तो याद रखिएगा शेर ए बांग्ला स्टेडियम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन सा जो है सॉफ्टवेयर जो है नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शन ए सिस्टम करता है, या ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी मेमोरी, या ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जो है ये कौन नियंत्रित करता है गाइस। अगर नियंत्रित की बात करें गाइस तो आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने सुना होगा गाइस। अगर बहुत लोग जो कंप्यूटर पढ़े होंगे तो सुना होगा, या नहीं भी पढ़े होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, यही जो है नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है याद रखिएगा ये जो है सॉफ्टवेयर जो है आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1510 में, ऑप्शन बी 1605 में, या ऑप्शन डी 1485 में, या ऑप्शन डी 1590 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1510 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो आपके ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 21 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 जून को, या ऑप्शन डी 23 अक्टूबर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो आज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे छोटा दिन क्यों होता है, क्योंकि जो है ये आपको ध्यान रखना है इस दिन जो है क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है आपको ध्यान रखना है। इस दिन जो है क्या होता है, तो ये याद रखिएगा कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपको याद रखना है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इस वजह से क्या होता है कि जो है दिन का समय छोटा और रात का समय जो है लंबा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीधी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है ये आपके कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपके 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है कौन से इसमें है, 360 में है, और अब तक भारत में एक बार भी ये लागू नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? ठीक है, तो गर्म हवा लू जो चलती है ये भारत के किस भाग में चलती है? तो आपके ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिमी में, ऑप्शन बी पूर्व और पूर्वोत्तर में, ऑप्शन सी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, या ऑप्शन डी उत्तर और उत्तर पश्चिम में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो है गर्म हवा का लू चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेंटरिंग के लिए, ठीक है, ये आपको बोल रहा है, यानी कि कोई भी जो है आप सिलेक्टेड टेक्स्ट कर लिया है और उसको आपको जो है सेंटर में करना है, उस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो इसके लिए जो है आपको कौन सा जो है शॉर्टकट आपको की यूज करना है? तो guys, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये जो है आपके सेंटर में हो जाएगा। जो वर्ड के यूजर द्वारा कोई भी अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट करते हैं उसको सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस बी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है फॉन्ट के बोल्ड के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कंट्रोल प्लस अगर हम बी की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसके लिए है याद रखिएगा, ये जो है फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बोल्ड करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस ई जो है ये आपको ध्यान रखना है फॉन्ट को जो है अंडरलाइन करने के लिए जो किया जाता है इसका उपयोग, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी आप जो है लिखे हुए हैं और उसको आप सिलेक्ट करके इसके जो है कंट्रोल प्रेस आप यू करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, तो ये इसके नीचे जो है अंडरलाइन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम कंट्रोल प्लस ए की बात करें गाइस तो इससे जो है कंट्रोल प्लस अगर ए करेंगे तो ये जो है याद रखिएगा ये जो है ऑल सिलेक्टेड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे गाइस तो याद रखिएगा इससे क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा ऑल सिलेक्टेड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो पटकाई पहाड़ी से कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है? तो आपके ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब सवाल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना होगा, आप तभी इसका आंसर कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि पटकाई पहाड़ी से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है। सबसे पहले अगर हम बात करें नागालैंड, ठीक है, ये आपके पटकाई पहाड़ी से सटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नागालैंड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो आपको याद रखना है मणिपुर हो गया, ये भी आपके पटकाई पहाड़ी से सटा हुआ है, मणिपुर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा मिजोरम हो गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा मिजोरम हो गया, ये भी सटा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपको याद रखना है मिजोरम हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये राज्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सारे राज्य जो है ये आपके जो है पटकाई पहाड़ी से सटे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट अगर हम बात करें, पहला ये आपको याद रखना है कि जो है आपका कोई 5 राज्य हो गया, ठीक है। ये टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए, जो कि पटकाई पहाड़ी से सटे हुए हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। पटकाई पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है अगर हम बात करें कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जो है इसकी सर्वोच्च चोटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, सारामती पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसे याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है सारामती पर्वत, ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी है इसे याद रखिएगा, सारामती पर्वत जो है ये आपको ध्यान रखना है, सारामती पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये आपको याद रखना है। और अगर सारामती पर्वत की गाइस याद रखिएगा ऊंचाई की अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर, ठीक है। कितनी ऊंचाई है गाइस, याद रखिएगा 3826 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पे जो है एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि पटकाई पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है मुख्य पर्वत कौन-कौन सा है, क्योंकि एक बार आपके प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया था गाइस कि जो है निम्नलिखित में से कौन है जो पटकाई पहाड़ी का भाग नहीं है, यानी कि इसकी मुख्य पर्वत नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसके मुख्य पर्वत की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका गारो खासी जयंतिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये पटकाई का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर पूछा जाए कि गारो खासी जयंती जो है ये किसका है, तो याद रखिएगा ये जो है पटकाई का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गारो, खासी और जयंतिया ये जो पहाड़ियां है ये आपको ध्यान रखना है, जयंतिया ये पहाड़ियां। और दूसरा आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी है गाइस, याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका लुसाई पहाड़िया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका लुसाई पहाड़िया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका लुसाई पहाड़िया हो गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कौटिल्य किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति में कौटिल्य किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है चाणक्य को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी वाल्मीकि को या ऑप्शन डी महावीर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चाणक्य को। और याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है गाइस, तो यहाँ पे जो है ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई और बंगलौर के बीच, ऑप्शन बी चेन्नई और मैसूर के बीच, ऑप्शन सी बेंगलोर और मैसूर के बीच या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई और बंगलौर के बीच जो है वृंदावन एक्सप्रेस चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में किस शहर को गोलकुंडा की मिसाल कहा जाता है। तो गोलकुंडा की मिसाल अगर जब भी बात किया जाए गोलकुंडा के बारे में तो वो हैदराबाद से जुड़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पेय पदार्थों को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए थर्मस बोतल की भीतरी दीवारों पर निम्नलिखित कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो किसकी कोटिंग की जाती है? एल्युमिनियम पेंट की, या ऑप्शन बी भूमि की धूल की, या ऑप्शन सी चांदी के लेप का, या ऑप्शन डी पारा कोटिंग की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चांदी के लेप का जो है किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद देखिएगा, चांदी के लेप का किया जाता है। और जो थर्मस बोतल में जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा डबल वॉल वैक्यूम इंसुलेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कला क्षेत्र में किस प्रकार की शैली प्रमुख है? तो फ्रेस्को पेंटिंग प्रमुख है, या ऑप्शन बी स्कल्पचर प्रमुख है, या ऑप्शन सी वास्तुकला, या ऑप्शन डी ऑप आर्ट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वास्तुकला जो है प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है कि भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत है। तो आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत क्या है कुल ऊर्जा उत्पादन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3% है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात, तो यहाँ पे जो कौन-कौन सा जो है इसका केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये जो है आपका जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपका जो है 3.3% है पूरा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। कुल जो है ये कितना है 3.3% है। वहीं अगर हम बात करते गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा के अगर हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, केंद्र के बारे में, कि कौन कौन सा राज्य है जहाँ बिजली परमाणु बिजली केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस क्या कौन सा राज्य हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान हो गया और तमिलनाडु हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है राजस्थान हो गया और आपको याद रखना है तमिलनाडु हो गया। यहाँ जो है आपका जो है परमाणु बिजली केंद्र है, ये आपको याद रखिएगा कौन कौन से राज्य में परमाणु बिजली केंद्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पे है। तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ होगा, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश होगा, या ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश होगा, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और वहीं अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाए कि ये जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ है गाइस, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, या ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बालाजी बाजीराव। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है चरम उत्कर्ष पे पहुंचा, इनका फैलाव जो है दिल्ली तक बहुत, जो उत्तर भारत और दिल्ली तक जो है ये बहुत शक्तिशाली था। लेकिन इसके जो है आरंभ का पतन इसलिए कहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो आपका जो है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, आपको आप सभी ने सुना होगा, जो कि ये कौन सी लड़ाई हुई थी गाइस, याद रखिएगा। जो आपके जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये किसके बीच हुई थी गाइस, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो किसके बीच हुई थी, ये हुआ था अफगान और मराठा के बीच, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी ये हुआ था किसके बीच हुआ था गाइस, याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था गाइस, याद रखिएगा अफगानों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और किसके बीच हुआ था, अफगान वर्सेस जो है कौन थे गाइस, याद रखिएगा मराठा थे, ठीक है। इनके बीच जो है ये हुआ था, जिसमें जो है मराठा की जो है इस लड़ाई में जो है मराठा की हार हो गई बुरी तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसी वजह से जो है इनका विस्तार रुक गया था। इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य जो है ये आगे नहीं बढ़ पाया था, इसीलिए इसको कहा जाता है मराठा शक्ति का भी पतन हुआ है। अब यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये 1761 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा 1761 में हुआ था अफ़गान और मराठा के बीच। और ये जो है अफ़गान वाला जो है याद रखिएगा ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, ये जो है पूछा जाता है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा ये जो है अब्दाली के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बीच, तो यहाँ पे जो है पूरा नाम लिख लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था, जो है अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो है अफगान और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा हार गया और यहाँ से इसका विस्तार रुक गया था, इसलिए इसका पतन का भी आरंभ हो गया था, ठीक है, इन्हीं के समय में। और अगर इनके शासनकाल की बात करें, बालाजी बाजीराव के जो है शासनकाल की बात करें, तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनके शासनकाल की बात करें गाइस, याद रखिएगा इनका शासनकाल था 1740 से 1761, ये आपको ध्यान रखना है। इनका शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। 1740 में जो इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था 1740 में, और जो है लास्टली इनका चला था 1761 तक, जो है इनका जो है शासन चला था नाना साहब का, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। तो बैसाल्ट लावा के विघटन की जब भी बात है तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में किस ऋषि द्वारा योग सूत्र रचित किए गए। तो आपके ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र जो है ये किनके समय लिखा गया था, पतंजलि के समय में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1887 में, ऑप्शन बी 1889 में, ऑप्शन सी 1873 में, या ऑप्शन डी 1870 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और वहीं अगर हम बात करें कि जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि किस राज्य में गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और वहीं अगर हम बात करें कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की अगर हम बात करें कौन सी नदी पे है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका ध्यान रखना है, ये जो है आपके रिहंद नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त ने, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है गुप्त समाज की स्थापना कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 240 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त समाज की अगर हम स्थापना की अगर हम बात करें गाइस कि गुप्त समाज की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा गुप्त समाज की स्थापना जो हुआ था ये 240 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 240 ईस्वी में हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें कि श्रीगुप्त का अगर हम शासन काल की बात करें गाइस कि इनका जो है शासन काल कब से कब तक था। शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शासन काल आपको हर इसका याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है शासक का। तो वहीं अगर हम बात करें इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा 240 से लेकर, ये आपको ध्यान रखना है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक जो है याद रखिएगा ये जो है श्रीगुप्त का शासनकाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो काका कालेलकर आयोग का गठन जो किया गया था, ये किया गया था गाइस, याद रखिएगा 1953 में किया गया था, यानी कि 1953 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें ये आयोग जो है, ये इसका गठन जो है क्यों किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा जो है पिछड़े वर्गों के जो है स्थिति का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि इस आयोग का गठन जो है ये क्यों हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछड़े वर्गों के जो थे गाइस, याद रखिएगा पिछड़े वर्गों की स्थिति के अध्ययन के लिए जो है आपको ध्यान रखना है। पिछड़े वर्गों की स्थिति के अध्ययन के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है। स्थिति के अध्ययन के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। काका कालेलकर ही इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आयोग के जो है ये अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालेलकर ही जो है, इसे याद रखिएगा, काका कालेलकर। तो यहाँ पे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, तो आपको जो है ये आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काका कालेलकर ही इस आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका गठन 1953 में किया गया था। लेकिन जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है अध्ययन करने के बाद जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया था, तो 1955 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना 1953 में इसका गठन किया गया, और याद रखिएगा 1955 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाती है यदि पौधे की वृद्धि के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, या ऑप्शन बी पकने के दौरान पाला पड़ता है, या ऑप्शन सी पौधे के विकास के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव होता है, या ऑप्शन डी पकने के दौरान अत्यधिक गर्मी होती है। तो पकने के दौरान अगर पाला पड़ेगा तो गन्ने की में जो है चीनी की मात्रा कम हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य के प्रदर्शन के लिए आंकिया नाट को लाया गया था। तो आंकिया नाट का जब भी अगर बात किया जाएगा तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है माउंट कोया, ऑप्शन बी माउंट थुइलर, ऑप्शन सी सैंडल पीक, या ऑप्शन डी माउंट दिओल है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें कि सैंडल पीक की जो है ऊंचाई की अगर हम बात करें कि सैंडल पीक की जो है सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 737 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है 737 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लक्षद्वीप की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है नारचो, ठीक है। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। जिसकी अगर हम बात करें कि नारचो की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नारचो की ऊंचाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा नारचो की ऊंचाई है 752 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडमान और लक्षद्वीप में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है लक्षद्वीप की है 752 मीटर, और इसका है 737 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था इनमें से किस पर आधारित थी। तो आपके ऑप्शन ए प्रतिभा पर, ऑप्शन बी शिक्षा पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, या ऑप्शन डी जन्म पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्यवसाय पर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है कि फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश रूप है। तो कौन सा रूप है, जनजातीय रूप है, या ऑप्शन बी संगीतात्मक रूप है, या ऑप्शन डी कामुक रूप है, या ऑप्शन डी धार्मिक रूप है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धार्मिक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, या ऑप्शन बी यमुना नदी है, या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, या ऑप्शन डी गंगा नदी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गंगा नदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम 8 सितंबर की अगर हम बात करें, 8 सितंबर को जो है ये क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 14 सितंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर को जो है ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 29 जुलाई को अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस। याद रखिएगा बाघ दिवस जो है ये आपको याद रखना है। बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक हैं? तो आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या ऑप्शन बी रफीक जकारिया, या ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 329, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 326 जो है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है, या ऑप्शन बी ऑक्सीन है, या ऑप्शन सी काइनेटिन है, या ऑप्शन डी जिब्रेलिन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन जो है प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है वनस्पति को, या ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र को, या ऑप्शन सी मनुष्य को, या ऑप्शन डी वाहन को। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और गाइज यहाँ से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग जरूर बताइएगा कि आपसे टॉप 50 क्वेश्चन से कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, और जहां पे भी कंफ्यूजन है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट में गाइज ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चाहे वो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी वाले हो, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।